अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है नील बोर के तीनों पोस्टुलेट्स। जो नील बोर के तीनों पोस्टुलेट्स थे वो क्यों थे, मतलब किस वजह से आए, उसकी वजह थी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना रदरफोर्ड को फेल हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर जाता है, उस बात को सपोर्ट करने की है। क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं तो ये अपनी एनर्जी लॉस। अब देखो क्या हुआ कि रदरफोर्ड से पूछा गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। जनरली जो एटम्स है वो स्पेक्ट्रम शो कर रहे हैं, लाइट शो करते हैं। जैसे मेरे जैकेट है, ये भी तो कुछ लाइट को दिखा रहा है, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हैं। तो जब ये लाइट शो कर रहा है तो इसका मतलब जो लाइट इससे निकल रही है वो क्यों निकल रही है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिट कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिट कर रहे हैं तो एक समय उन्हें थक कर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस केस में रदरफोर्ड से जब ये सवाल पूछा गया तो रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो फिर इस बात को सपोर्ट करने के लिए नील बोर है। तो नील बोर ने कैसे समझाया, नील बोर ने अपने 3 पोस्टुलेट दिए। कितने पोस्टुलेट दिए? 3 पोस्टुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। पहला जो पोस्टुलेट है नील बोर ने जो दिया है, उन्होंने ये बोला कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, सही मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो नील बोर ने समझाया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने सेल में ही घूमते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए एक एटम है उस पर 10 इलेक्ट्रॉन है या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने भी इलेक्ट्रॉन है अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, एक अंदाजा ले लेते हैं कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन का अपना फिक्स ही ऑर्बिट होगा। अब ऐसा नहीं कि एक कहीं और घूम रहा है तो एक कहीं और घूम रहा है, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा वो फिक्स होगा। उन्होंने ये बोला था कि उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा वहां पर वो एनर्जी कभी इमिट करेगा ही नहीं। बोले सर फिर इमिट कब करेगा, उसकी वजह उस बात को भी उन्होंने अपने पोस्टुलेट में समझाया। थर्ड पोस्टुलेट में इस बात को उन्होंने समझाया। तो मैं इसे पढ़ के भी सुना देता हूं, आप सुन लीजिए ध्यान से। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ a central core called nucleus in which entire positive charge and almost entire mass of the atom are concentrated. A suitable number of electrons revolving around the nucleus in a circular orbit. The centripetal force required for revolution is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus, and hence electron will not emit the energy. और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस समय एनर्जी को emit नहीं करेगा। ये बात किसने बताई थी, आपके नील बोर ने समझाई थी। अब इसके बाद जब इन्होंने ये बात को समझाया तो उन्होंने कैसे समझाया इस बात को समझ लीजिए। उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। और इस पर जो अंदर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये भी एक चार्ज है ना, न्यूक्लियस भी एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। जब वो घूमेगा तो उसकी तरफ, उसे बाहर की तरफ भी एक फोर्स मिलेगा, वही बाहर की तरफ फोर्स और अंदर की तरफ जो फोर्स होगा वो बैलेंस हो जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन कभी अपनी एनर्जी इमिट करता ही नहीं है। और यही से हमें एक बात समझ में आती है कि बाहर की तरफ फोर्स है mv²/r, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0 Q1। तो चार्ज इसमें कितना E है और इस पे कितना चार्ज है, ZE। भाई जेड पता है एटॉमिक नंबर जो भी है, 8 है, 10 है, 15 जो भी एटॉमिक नंबर है उससे E से मल्टीप्लाई। E इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज भी E होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है। E डज नॉट मीन इलेक्ट्रॉन, E माइनस है तो इलेक्ट्रॉन है। अगर E सिंपली लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका ये मतलब हुआ। अब बात समझ में आई, तो यहां से E आया, यहां से आया ZE आया अपॉन R²। ठीक है, क्या आया, R²। तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाती है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आपके लिए कारगर होगी, आगे मैं बताऊंगा कहां से इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो पोस्टुलेट था उन्होंने बोला, सेकंड जो पोस्टुलेट है, उन्होंने बोला जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं गोल गोल, तो जो सेकंड पोस्टुलेट उसे ध्यान से समझना है आपको। देखिए सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता है, मतलब नील बोर बोलते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है। जो भी चीज गोल गोल घूमती है उसका एंगुलर मोमेंटम तो होना ही होना है, और एंगुलर मोमेंटम कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ mvr। किससे निकालते हैं, mvr की मदद से निकाल लेते हैं। अब जब हमने ये देख लिया कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो mvr है, तो उन्होंने बोला कि जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो भी उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इसका n सेल है, n=1 सेल ये है, और इसका सेल है n=2। तो उन्होंने बोला इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा किसके, h/2π के। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, उसके नंबर ऑफ सेल के, तो n/2π। ये बात उन्होंने अपने सेकंड पोस्टुलेट में समझाई थी। अब जो पोस्टुलेट नंबर थर्ड है, जो थर्ड पोस्टुलेट है, उन्होंने अपने थर्ड पोस्टुलेट में बोला कि ये बात हमें समझ में आ गई सर। सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला उन्होंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा। हाँ सर, इतनी बात भी हमें क्लियर हो जाती है। जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि जब भी देखिए ये न्यूक्लियस है, अभी तक तो आपको मैंने बोला था ना, मैं आपको थर्ड पोस्टुलेट में ये समझा दूंगा कैसे कोई एटम जो होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन से वो एनर्जी को इमिट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बड़ा सा ऐसे एटम बनाते हैं। अब देखिए ये एटम है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है और बाहर से इसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जैसे इसे एनर्जी मिलती है, किसी प्रकार की एनर्जी मिल सकती है, इसे एनर्जी मिलती है, ये
फिर कहां चला जाता है, किसी अपर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में जाता है। उस हायर ऑर्बिट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। और जिसमें वो बैठा रहता है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जैसे इलेक्ट्रॉन उठ के हायर स्टेट में जाता है, एक्साइट होता है, तो वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -8 सेकंड के लिए रुकता है। कितने देर के लिए रुकता है? 10 की पावर -8 सेकंड के लिए स्टे करेगा। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आएगा अपने ही ऑर्बिट में, और जैसे वो अपने ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और वो एनर्जी क्या होगी? इसके बराबर h न्यू। और न्यू क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। और उन्होंने h न्यू की वैल्यू बताने की कोशिश की थी। उन्होंने बोला जो h न्यू होगी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पर इसकी एनर्जी E2 है और यहाँ एनर्जी E1 है, तो आंसर तो सिंपल है, E1 छोटा होगा और E2 जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि वो एनर्जी लेके गया हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं अपनी इसको एनर्जी दूं तो एनर्जी इसके ज्यादा हो जाएगी और वो कहां चला जाएगा? ऊपर अपर ऑर्बिट में जाएगा। जैसे वो वापस आएगा तो वो E2 से अपनी एनर्जी लॉस करेगा, फिर से E1 में आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह वापस आ रहा है। तो जैसे E2 E1 होगा वो किसके बराबर होगा? हो जाएगा h न्यू के बराबर। ये बात पोस्टुलेट नंबर 3 में यूज होती है, यानी नील बोर ने अपनी थर्ड पोस्टुलेट में ये बात समझाई थी। तो ये तीन बातें हमारे सामने आती हैं। जब मैं इसको पढ़ के भी एक बार सुना था, थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है? वो ये बोलता है द एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अगर ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। देखिए बहुत सिंपल सी बात लिखी है, क्या बोल रहा है? जंप फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी ऑर्बिट स्पेसिफाइड होती है। बोल रहा स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, टू अनदर। द डिफरेंस इन द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द टू परमिटेड ऑर्बिट इज ऑब्जर्व्ड when the electron jump from an inner to an outer orbit and the emit when electron jump from outer to the inner orbit। यानी कि जब इनर से आउटर में जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, जब आउटर से इनर में आएगा तो वो इमिट करेगा। सिंपल सा जो मैंने बताया, यहां से आएगा एनर्जी लेगा, यहां से आएगा तो एनर्जी लेगा, और जिसकी वैल्यू होगी इसके बराबर। सो दीस आर द थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ आपके नील बोर। अब इसके बाद इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझने देखिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये सीरियल वाइज है, एक एक करके समझना है। हमें क्या समझना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये बात आपको समझ में आएगा। तीन पोस्टुलेट समझाया। एक पहला पोस्टुलेट फिर से सुन लो। पहला पोस्टुलेट ये कि इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट, मतलब हर एक, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूमेंगे, इनका अपना खुद का फिक्स ऑर्बिट होगा और उस फिक्स ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। दूसरा बात है जितने भी इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई की। और तीसरा पोस्टुलेट है जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। ये तीन पोस्टुलेट हमारे सामने है, हम तीनों पोस्टुलेट को अच्छे से समझ चुके हैं। अब जैसे हम लोग आगे चलते हैं हमें कई सारी बातें सीखने के लिए मिलती है। पहला बात ये होती है कि भैया ठीक है सर हमने इतना समझ लिया, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है। तो यानी कि रेडियस, सही है, रेडियस, या बोल सकते हैं कि साइज ऑफ एन एटम, एटम की साइज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, या रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। और समझ लेते हैं इस बात के बारे में, समझते हैं। देखिए एक साथ बता रहा हूं, एक एक करके पता करिएगा, अच्छे से समझिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं। देखो रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हमें समझ में आता है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों तरफ एक मतलब ये आपका ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे बाहर पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और अंदर पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये भी चार्ज है और ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, इसे मैंने बोला जेडी। इसका एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में कितना चार्ज है मुझे नहीं पता है। मान लीजिए कोई भी एटम ले सकते हैं, या तो हाइड्रोजन एटम लिया तो ई रखेंगे, पर मैंने हाइड्रोजन एटम एनसीईआरटी में हाइड्रोजन एटम लिया हुआ है तो उसने ई रखा हुआ, पर मैंने हाइड्रोजन एटम नहीं लिया तो मैंने कोई भी ऐसी एटम ले लिया तो उसका जो चार्ज होगा वो जेडी है। जेड क्या एटॉमिक नंबर है उसका। जैसे ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे? 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर जेड से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना चार्ज है इसके पास? 8e है। कितना है? 8e। अब ध्यान से देखेंगे तो रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट कैसे निकालते हैं ये बात समझ लीजिए। देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? जल्दी से बताइए। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बोल सकते हैं 1/4πε0 q1 ze q2 into e/r²। r मतलब ये जो दूरी यहां से यहां r²। एक r से r कैंसिल हो गया तो यहां पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, mv² = 1/4πε0 ze²/r। ये आपको मिलेगा। अब इसके यूज करेंगे बाद में। अब हम देखते हैं फ्रॉम पोस्टुलेट नंबर सेकंड पोस्टुलेट से देखते हैं। सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? h/2 पाई के बराबर होगा। अच्छा ये बात आपको समझ आ गई। इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्या काम करते हैं कि सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। हाँ तो क्या बोला था मैं? इसको स्क्वायर कर दीजिए, इस वाली की जो इक्वेशन ये सेकंड है इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? तो फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, या तो यानी कि सेकंड को स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए पहली वाली इक्वेशन से, या तो उल्टा काम जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। आपको आर चाहिए, आप जो मन में है वो कर सकते हैं। आप इसमें आर निकालना, आप जैसे मर्जी वैसे निकालिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो
तो अब जल्दी से काम करते हैं। देखिए इसे स्क्वायर किया तो स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कितना जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। डिवाइड कैसे करना है, पहली इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन ये इसके नीचे आ जाएगी एम बी स्क्वायर आ जाएगी, अब ये इसके नीचे आएगी इंटू 1। देखो मैं नीचे डायरेक्ट में 4 पाई को नीचे ले आया हूं, ठीक है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, और जो नीचे वो नीचे लिखा जाएगा जेड ई स्क्वायर। मैं जेड को थोड़ा सा इस तरह बनाता हूं, समझ सकते हैं कि मैं कैसे बनाया, मैंने ऐसे बनाया जेड को, ऐसे बनाया, ठीक है, ताकि आपको 2 और जेड में थोड़ा सा अंतर समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया जेड स्क्वायर इंटू आर, आर भी ऊपर चला गया। अब देखिए आपको आर चाहिए, आर का रिलेशन पता करना है। तो देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, एक एम से एक एम चला गया। देखिए 4 पाई से 4 पाई, एक पाई चला गया, एक कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 1 है, इससे तो कोई मतलब नहीं, लिखो ना लिखो, पर लिखा हूं तो चलो कोई नहीं, लिखा रहने दीजिए। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, और तो कुछ नहीं कट रहा है। अब हम कॉमन लेके इधर उधर कर, एक आर से देखो, एक आर और कैंसिल हो रहा है, इस आर से ये वाला आर कैंसिल हो गया। तो कितना आया जल्दी से बताइए, ये आया यहाँ से, देखिए एम यहाँ से पूरी, यहाँ आर बचा है, क्या बचा है, यहाँ पर आर बचा है, आर यहाँ लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सही है। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और इसको ऊपर बना लीजिए चाहे तो आप, सही है, जेडी, और यहाँ पर हो गई ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये हो गया एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आर बचेगा नहीं, डिवाइडेड बाय, देखिए ये वाला एम नीचे आ जाएगा, ये देखिए एक एम था ना यहाँ पर, ये एम इसके नीचे आ जाएगा, ये आगे एम, इसके बाद एक पाई बचा है, और जेड बचा है, ई स्क्वायर बचा है, और कुछ बचा नहीं बचा। तो ये है वो आपकी रेडियस होगी। अगर रेडियस को ध्यान से देखें तो रेडियस क्या है, इम्प्लाइज दैट आर डायरेक्ट रिलेशन टू एन स्क्वायर है। देखो एन पे डिपेंड कर रही है, एच जीरो, एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। इसका मतलब एन की संख्या बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। तो हम पहले से देखते थे कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, छोटा सेल है एन का तो रेडियस कम है, और बड़ा हो जाएगा और बड़ी रेडियस हो जाएगी। तो हम समझ सकते हैं एन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो रेडियस है वो बढ़ती चली जाएगी, वो क्या हो जाएगी, काफी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये बात तो हमारी पहले नहीं, हमने बोला रेडियस ऑफ बोथ स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हम इसमें वेलोसिटी को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, ध्यान देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे। हमारे क्या वेलोसिटी है, अब हम वेलोसिटी को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, या तो ये इक्वेशन ले लें, ठीक है, और यहां पर आर की वैल्यू रख लें, ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो मन करे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये इक्वेशन दिख रही है आपको, या इक्वेशन, इस इक्वेशन में आर रख देते हैं, सिंपली क्या करते हैं, आर रख देते हैं। आर आपके पास मिल ही चुका है, आप इस इक्वेशन को थर्ड ले लेते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे थोड़ी सी स्पेस नहीं है, क्योंकि इन सभी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो देखो मुझे बी चाहिए, एम मुझे पहले से पता है, बी निकालना है मुझे। अब आर लिखेंगे, वैल्यू रख देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एम पाई जेड ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एम एच बाई 2 पाई, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। अब हमें वी चाहिए इसे, एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, तो वी इक्वल टू कितना आया, एच यहीं रहने दीजिए, एम ऊपर चला जाएगा, एम से एम कैंसिल, एम से एम भी कैंसिल हो गया, एम की एम भी रखा, ठीक है, एम भी चला गया। अब हमें वी बचा, वी ये रहा, एच यहां पर है, जेड उधर चला गया, एच जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये चीज नीचे आ जाएगी, तो यहां पर बचेगा एन, यहां बचेगा एच स्क्वायर। अच्छा, एक एच से एक एच के भी कैंसिल हो गया, ऊपर वाला एच भी, ऊपर वाला जो एच है वो भी नहीं, सॉरी शायद वीडियो बीच में पॉज हो गया था। तो मैंने कुछ नहीं किया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या था, एम बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस आर पर, ये जो आर था, इस आर पर इस आर की वैल्यू को पुट कर दिया, और जो कैंसिल हुआ काट दिया, तो वेलोसिटी भी मिल गई जेड ई स्क्वायर एन एच एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है इसमें देखिए कई बार ऐसे होता है कि आप मैंने इसमें उठा के रखा, आप किसी और में उठा के रखना चाहे, इसमें उठा के रखना चाहे, इसमें भी रख सकते हैं, तो इन दोनों की मदद से भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो आएगा दोनों एक ही चीज, अलग अलग नहीं आने वाला। तो इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे n की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे n की संख्या बढ़ेगी तो जो वेलोसिटी वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो बाहर वाला सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत तेज होगी, उसमें जो वेलोसिटी होगी n की, मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। तो ये तो रहा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, देखो मैं उसको बताता हूँ, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है, थैंक यू।